हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं बेन जॉनसन, डन एंड पोप को। हमारे जो जैकोबियन एज के राइटर्स हैं उन्हें हम आज करेंगे। बेन जॉनसन, उनका जन्म 1572 में हुआ था। उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिनमें से एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलराइज किया था, वो टर्म को। ही वॉज अ मास्टर ऑफ सटायर एंड क्लासिकल फॉर्म। अब इनका जन्म हुआ था वेस्टमिनिस्टर में और वर्कड एज अ ब्रिकलेयर अप्रेंटिस, सर्व्ड एज अ सोल्जर इन लो कंट्रीज, फेमसली किलिंग अ चैलेंजर इन सिंगल कॉम्पैक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थे। साथ में सेल्फ एजुकेटेड स्कॉलर हु बिकेम द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट। तो हु वाज द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट? तो हम बोलेंगे हमारे बेन जॉनसन। ये कंटेम्प्रेरी बोलते हैं शेक्सपियर को, और ये बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं शेक्सपियर के वर्क्स को। और कुछ कुछ लाइंस उन्होंने लिखे हैं शेक्सपियर को, तारीफ करते हुए, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे और हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ही लीडर ऑफ द ट्राइब ऑफ बेन एंड एक ग्रुप ऑफ यंगर पोएट्स थे, जैसे कि रॉबर्ट हेरिक और रिचर्ड लवलेस, जिनको ट्राइब ऑफ बेन बोलते हैं। एंड डेथ ऑफ गैब्रियल स्पेंसर जो थे इन 1598 जॉनसन के साथ एक बहुत सारा घमासान हो गया था एक एक्टर के साथ, गैब्रियल स्पेंसर, हॉक्सडन फील्ड में। गैब्रियल स्पेंसर की इन्होंने हत्या कर दी थी, बट ये इनकी जान, ऐसे तो हैंग कर दिया जाना चाहिए था इनको गैब्रियल की डेथ के लिए, बट इन्होंने क्या किया, इनके पास एक बेनिफिट ऑफ क्लर्जी थी। जस्ट बिकॉज ही हैड द बेनिफिट ऑफ क्लर्जी दैट ही न्यू हाउ टू रीड लैटिन, इनको नहीं मारा गया करके। उस समय मानते थे कि जो लैटिन पढ़ते हैं उनको मारना, उनकी हत्या सही नहीं होती, तो उनको मार्क नहीं किया गया था। बट ही वॉज ब्रांडेड ऑन हिज थंब अ टी फॉर टाइबर्न टू मार्क हिम एज अ फेलॉन। अब इनकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिज वर्क इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नाउ हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन 4 फ्लूइड्स। ये साइंटिफिकली साइकोलॉजी में भी मानी जाती है, पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है, यहाँ पे 4 फ्लूइड्स का जिक्र वो करते हैं, जैसे कि ब्लड हुआ, फेलगम हुआ, येलो बाइल हुआ एंड ब्लैक बाइल हुआ। और इसमें से वो मानते हैं कि हर कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है ना, दिस इज कॉज ड्यू टू द imbalance of one of those hormones present, one of those fluids present in that body. Now what happens is, if a person is like choleric person or तो वो एंग्री और इम्पेशेंट होगा, ठीक है। मेलनकली उसमें अगर ज़्यादा है तो उसमें इंट्रोस्पेक्टिव और सेंटिमेंटल होगा। फेलगम ज़्यादा है उसमें तो वो कावर्डली और डल होगा। ब्लड ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल एंड हैप्पी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन रहेगा। तो इस तरह से उसने दिखाया। उनके और बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि वॉल्पोन, और उन्होंने उसमें दिखाया एनिमल कैरेक्टर्स। और बाकी उनके जो वर्क है उन्होंने उसमें भी दिखाया कि कैसे एक कैरेक्टर एनवियस है, कैसे क्या है, अलग अलग ट्रेड्स को दिखाया। और वो बिलीव करते हैं साइंटिफिक रीजनिंग के साथ इसको, कि इस फ्लूइड्स की कमी के कारण, इम्बैलेंस के कारण बॉडी में ये अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर होते हैं कैरेक्टर्स में। डन। सोशल सटायर, उनकी वर्क्स में आपको सिंगल ह्यूमर मिलता था, बट ऐसा है कि अंडरलाइंग सोशल सटायर, सोसाइटी के एक जो दो मुहा फेस है, उस चीज को, डबल फेसेड नेचर है जो सोसाइटी की, उसे अंडरलाइंग उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्पोन में वो कैरेक्टर्स को ना यहाँ पे एनिमल्स के साथ कंपेयर करते हैं, उनके ट्रेड्स के साथ करके। इंसान तो है बट उनको एनिमल के ट्रेड्स के साथ कंपेयर करते हैं यहाँ पे। और भी बाकी प्लेस में वो यही दिखाते हैं, सटायर क्रिएट करते हैं कॉमेडीज में ही। वो चैंपियन थे एरिस्टोटेलियन का जो 3 यूनिटीज होते हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन के लिए, अनलाइक हिज राइवल शेक्सपियर। ड्रामाटोलॉजिकल मास्टरपीसेस, वोल्पोन 1606 में लिखी गई है और बहुत अच्छी वर्क है और उनकी बहुत फेमस वर्क है। साथ ही में अल्केमिस्ट एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के कारण उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ इसके बारे में, वोल्पोन के बारे में, और इसकी सबटाइटल है द फॉक्स। अब ये जेम्स वन जब थ्रोन पे बैठे थे, 3 साल बाद इस प्ले को परफॉर्म किया गया। और एक फॉक्स, ये वोल्पोन है, एक ओल्ड मैन था, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके पास एक सर्वेंट रहता है, मॉस्का बोल के, मॉस्का नाम था उसका, MOSCA। ये ना एक पैरासाइट होता है
आप याद रखिएगा ये एक पैरासाइट होता है। वोल्पोन है ना, उससे फॉक्स बोलते हैं करके। यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है वॉल्टर, जो कि एक लॉयर है, और थर्ड कैरेक्टर होता है कॉर्बैशियो, जो कि एक सिक मैन है, और कॉर्विनो है, एक मर्चेंट है। आप साइड बाय साइड नोट करते जाइए। वोल्पोन जो है वो हमारा फॉक्स है, मॉस्का है वो हमारा फ्लाई है, एंड वोल्टोर जो है हमारा वल्चर है। वोल्टोर can be remembered as vulture, and Bascio is the raven, and Corvino is the crow. Now see, Corvino can be remembered as crow, Corvino crow, बट बैशियो है तो हम अपना इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बैशियो जो था वो मर्चेंट था, एंड ही वॉज अ रेवन। वॉल्टोर तो वल्चर के साथ याद रखा, वॉल्पोन तो हमें हमारे कैरेक्टर के जैसे सबटाइटल है फॉक्स है, तो उससे हम याद रख सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, उसके जो सर्वेंट है मॉस्को, उसको वॉल्पोन बोलता है कि जस्ट गो एंड टेल एवरीबडी, कि मतलब एक मज़ा लेते हैं लोगों का। जस्ट गो एंड टेल एवरीबडी कि मतलब मैं मरने वाला हूँ, एंड आई विल गिव अपना प्रॉपर्टी, सिंस आई डू हैव नो हायर टू माई थिंग, आई विल गिव माई प्रॉपर्टी टू इनहेरिटेंस टू देम। अब ये लोग जो बाकी लोग हैं, ये लोग इनके गुड बुक्स में आने के चक्कर में क्या करते हैं, वोल्टोर जो है जो लॉयर है, कॉर्बैशियो है जो कॉर्विनो है, ये लोग सब ना कुछ उसके गुड बुक्स में आने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कॉर्विनो के पास एक ब्यूटीफुल वाइफ रहती है सीलिया, जिसको मतलब बाद में बोलते हैं, पहले ये कर लेते हैं। कॉर्बैशियो जो है वो अपने सन को डिसहेरिट कर देता है। बाकी लोग जो उसके लिए है गोल्ड लेकर आते हैं, सब गिफ्ट्स लेकर आते हैं ताकि उसे गुड बुक्स में हो पाए, एंड वोल्पोन इज एंजॉइंग दिस अलॉट। इससे सोसाइटी का एक वो दिखा रहे हैं कि कैसे एक ग्रीड है, अंडरलाइन ग्रीड है। इस चीज़ को हमारे राइटर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं और पोर्ट्रे कर रहे हैं करके। और यहाँ पे ना एक प्ले के अंदर एक सब प्लॉट भी चलता है, सर पॉलिटिक वुड बी और उसकी लेडी वुड बी, एंड एक कैरेक्टर है पी से कुछ नाम था, पेरी ग्रीन करके, वो भी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, बट मैं स्टार्टिंग किधर बताती हूँ। मॉस्का जो है वो क्या करता है यहाँ पे, मॉस्का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले पैरासाइट है, तो ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब वो मज़ा लेता है करके, कि जैसे गिफ्ट्स आ रहे हैं, ये वो हो रहा है, अपने मास्टर के पूरे आराम से वो इन्जॉय करता है करके। लास्ट में क्या होता है, ये उनको पसंद आ जाती है कॉर्विनो की ब्यूटीफुल वाइफ। अब कॉर्विनो तो अपनी वाइफ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था, बट जस्ट उसको पता था कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो अपने वाइफ को भी देने के लिए रेडी हो जाता है वोल्पोन को, बिकॉज वोल्पोन को बोला था कि उसकी आखिरी इच्छा उसको मतलब एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ रहना है, बट सीलिया जो उसकी वाइफ रहती है वो इसको लिए डिसएग्री कर जाती है। तो फिर इसके लिए बहुत चीज़ होता है, फिर उसको अकेले में छोड़ के जाता है कि शायद मेरी वाइफ अकेले में कंफर्टेबल फील करे उसके साथ क्लोज होने में, बट देन लेटर ऑन नहीं होता ऐसा कुछ। और इसमें जो सब प्लॉट चलते रहता है वो सर पॉलिटिक को ये पता चलता है कि जो पेरिग्रीनी है वो मतलब मॉस्को ये बोलता है, मॉस्का की मतलब आपका वाइफ आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है पेरिग्रीन करके, वो एक प्रोस्टिट्यूट है करके, तो वो जाती है जल्दी जल्दी उसको खोज के कि कहाँ है मेरा हस्बैंड करके, और उसे जाके ना उस इंसान को वो मतलब ब्लेम करने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे करो ये वो, और तुम एक लड़के के भेष में घूम रही हो तुम, लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट हो। तो इससे क्या होता है, जो पेरिग्रीन रहता है उससे बहुत शर्म आता है, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली अ मैन। उसी में मॉस्को पहुंच होता है, नहीं नहीं नहीं, द एक्चुअल थिंग इज द प्रोस्टिट्यूट इज इन कोर्ट इन वेनिशियन सीनेट के पास में, दिस इज अ मैन ओनली। ठीक है, ये तो ये कॉमिक एलिमेंट हो जाता है हमारे प्ले में। लास्ट में क्या होता है कि ये जो मॉस्को होता है, वोल्पोन जो है वो लास्ट में, तो ये सब चीज़ें होता है। लास्ट में यहाँ पे और एक कैरेक्टर रहता है जिसके साथ दोस्ती हो जाती है हमारी सीलिया की, जो सन रहता है ना जैसे डिसहेरिट कर देता है कॉर्बैशियो, वो उसके साथ दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पे साथ में साथ ये होता है कि वोल्पोन जो है ही वॉज वेरी क्लेवर, व्हाट ही डज इज कि वो प्ले करता है रियल में कि हाँ मैं मर गया हूँ, जस्ट टू सी कि उसके अपने घर में भी कौन उसका एक्चुअल में केयर करता है। कि लास्ट में पता चलता है कि जो मॉस्को है वो बोलता है कि मैं ही उसका इनहेरिटर हूँ सारे प्रॉपर्टी का, एंड ही इज द वन हु मतलब प्रॉपर्टी लेके भाग नहीं होता। जस्ट देन वॉल्पोन आ जाता है सामने और उसे जेल हो जाता है, एंड बाकी लोग जैसे कि कॉर्विनो जो थे उसके ब्यूटीफुल वाइफ को फोर्स करने के लिए उसे डाइवोर्स भी लेते हैं, प्लस ही हैज टू पे मतलब क्या बोले एलिमोनी भी देना पड़ता है उसे। तो दैट्स हाउ अ प्ले एंड्स, एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स। इसमें इस जस्ट सोसाइटी का रियलिटी दिखाते हैं हमारे राइटर कि कैसे मतलब एक डबल फेस्ड है, यहाँ पे इतने अच्छे से बोले बट अंडरलाइन ग्रीड है हर एक एक्शन में। एल्केमिस्ट है, एल्केमिस्ट को 1610 में लिखा गया था। लवविट बोल के एक ओनर थे और उनका एक सर्वेंट था फेस, और जेरेमी बोलते हैं उसको, यहाँ पे अपना नेम चेंज कर लेता है। तो उसका एक दोस्त रहता है सटल बोल के, और उसकी साथ और एक जन था डॉल कॉमन बोल के रहती है।
तो वो डॉल कॉमन, मैं स्पेलिंग लिखती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। सटल है ये, उसका दोस्त, एंड डॉल कॉमन मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, डॉल कॉमन। ठीक है, तो ये प्रोस्टिट्यूट रहती है। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ना मतलब कौन आर्टिस्ट बनते हैं ऐसे घर पे, जब मालिक नहीं रहता है तो ये सर्वेंट दो और दोस्त को बुला लेते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट रहती है और एक वो रहता है। अब डॉल कॉमन इसमें बोलती है कि आई विल रिवॉर्ड यू करके, ये चीजें रहते हैं करके, ठीक है। अब इसमें ना 3 लोग को वो ठगी करते हैं। यहाँ पे जो डैपर आता है उसे बोलते हैं कि क्वीन फेरी के पास आपको ले जाएंगे, वो ना मतलब जुए सट्टे में जीतना चाहता है, तो उससे पैसे लेके बोलते हैं ठीक है आपको हम क्वीन फेरी से मिलाएंगे करके, क्वीन ऑफ फेरी। एबल ड्रगर है, उसे भी एक धासा देते हैं। और यहाँ पे सर एपिक्योर मैमन है, उन्हें भी मतलब बहुत सारे वो ठग के लिए बताते हैं। और उसके साथ एक आदमी आता है श्योरली बोल के, SURLY, सर्ली बोल के। तो वो क्लेवर रहता है, वो समझ रहा होता है कि ऐसा ऐसा चीजें हैं, बट ही डजंट गो। अब सर एपिक्योर मैमन को तो डॉल कॉमन पसंद आ जाती है, तो वो मतलब उसके साथ जाता है, टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे कैस्टल और डैमी पिलियंट है, वो डैमी पिलियंट एक विडो रहती हैं करके, और उसके साथ मतलब ये लोग चाहते हैं कि श्योरली को अटैच कर दे सो दैट ये लोग हट जाए करके। सो मतलब कैस्टल चाहता है कि अपनी विडो और बहन के लिए एक पार्टनर सूटेबल मिल जाए, तो श्योरली के साथ उन लोग सेट करना चाहते हैं उससे, ताकि वो हट जाए करके। बट दैट डजेंट हैपन, वो सब पता चल जाता है लास्ट में, जब श्योरली एक स्पेनिश मर्चेंट बन के आई थिंक आता है, तो वो सब पता चल जाता है कि ये सब मतलब ऐसे ही मजाक था। लास्ट में जब क्या होता है प्ले में सब कुछ वो श्योरली देखते रहता है एंड देन लास्ट में भांडा फूट जाता है। लव विट जब आता है, बाकी सेटल और डॉल कॉमन भाग जाते हैं करके, लव विट जेरेमी फिर आके ऑडियंस के सामने माफी मांगता है। एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे नोवेल बोल के हमारे मेन कैरेक्टर रहता है, उसका एक बेटा रहता है एडवर्ड, एंड उसका एक कॉमन सर्वेंट मतलब एक सर्वेंट रहता है ब्रेन वॉर्म। ब्रेन वॉर्म नाम ही देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग हमारे राइटर ने सोच के रखा है करके, ब्रेन वॉर्म। अब उसके ना दोस्त रहते हैं, बट उसके दोस्त ना अच्छे नहीं रहते, उसके फादर को पता रहता है, बट वो जान के कोई प्रेशराइज करके कुछ चीज़ों को नहीं कराना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बेटे खुद से ही लेसन सीखे। अब एडवर्ड जो रहता है, एडवर्ड का एक दोस्त आता है स्टेफन मिलने के लिए, ठीक है, वो मिलने के लिए आता है, उसके फादर उसको मतलब मिलने देते हैं उसके साथ। और वेल ब्रेड बोल के एक दोस्त रहता है, वो उसको एक लेटर लिखता है करके उसके फादर को उल्टा फुल्टा बोलते हुए। एंड क्या होता है, जब ब्रेन वॉर्म वो लेटर लेकर आता है वेल ब्रेड का, नोवेल पढ़ लेते हैं। अब नोवेल को तो बुरा लगता है कि ये ऐसा ऐसा संगति अच्छी नहीं है, बट वो क्या जानते हैं कि डायरेक्टली रोक टोक करने से बच्चा और हाथ से निकल सकता है, दैट्स वाई ही डजंट इंटरप्ट और इंटरफेयर, ही गिव्स दैट लेटर। एंड हमारे जो ब्रेन वॉर्म है, ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यहाँ जो हमारे सर्वेंट्स है ना, आप सब में देखिएगा कुछ ना कुछ ये लोग ही ना गोलमाल कर रहे हैं हमारे सारे प्लेस में। अब यहाँ पे क्या करता है ब्रेन वॉर्म जो है, वो जाता है और बोल देता है कि तुम्हारे फादर ने लेटर पढ़ लिया है करके, ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे मैथ्यू और स्टेफन जो रहता है, स्टेफन और एडवर्ड जाते हैं वेलब्रेड से मिलने के लिए। अब यहाँ पे साइड में और एक स्टोरी चल रही होती है। मैथ्यू बोल के जो एक रहता है, उसे कैप्टन के पास जाता है, बोबाडेल के पास, वो आर्मी में पहले थे करके, वो रहता है कॉप के हाउस में। तो वो बोलता है बोबाडेल को कि डाउन राइट जो कि मतलब वेलब्रेड का भाई है, कजन है, वो मतलब मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, ऐसा ऐसा करके मारना चाहता हूँ करके। तो वेलब्रेड जो है वो काइटली के घर में रहता है। अब काइटली के पास जब डाउन राइट का भाई जाता है, मतलब दोनों होता है ना, जैसे दोनों दोनों को एक दूसरे भाई के कंप्लेन सुनने पड़ रहे हैं करके, तो काइटली तो सुनता है डाउन राइट का कंप्लेन और वेलब्रेड का। काइटली ये बोलता है कि तुम्हारा भाई जो ऐसे लोफर टाइप का है। एडवर्ड और स्टेफन वो लोग आते हैं, उसको अपने बहन और अपनी वाइफ के लिए डर लगता है कि इन लोग की अफेयर चल रहा है, ही डाउट्स हिज वाइफ। एंड डेम काइटली और ब्रिजेट रहती हैं उनकी सिस्टर, उनको डाउट करता है ये एक अफेयर के लिए। तो ब्रेम वॉर्म जो है ना, वो आके नोवेल को बोलता है कि वो खोज नहीं पा रहा है करके, और एक मतलब तलवार लेकर ना वो ज़बरदस्ती उसको बेच देता है स्टीफन को। और स्टीफन तो अपना वॉलेट हरा देता है, तो उसके बदले वो अपना रिंग दे देता है। लास्ट में जो बोबाडेल है, वो तो आर्मी में रहता है, वो देख कर बोलता है अरे तुमने ये तलवार कहाँ से खरीदी करके, तुम्हें ठग लिया है, ऐसा वैसा। एंड एवरीबडी स्टार्ट्स लाफिंग ऑन हिम। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो देखता है कि उसका अपना दोस्त एडवर्ड है और बाकी स्टीफन है, वो भी उस पर हंसते हैं करके, ठीक है, सॉरी वेलब्रेड है, वो भी हंसते हैं करके।
यहाँ पे बोबाडिल जो है वो मतलब स्वॉर्ड के लिए ये हो जाता है ब्रेन वॉर्म, फिर बोलते हैं एडवर्ड को कि मतलब तुम्हारे फादर तुम पे स्पाई कर रहे हैं। काइटली जो है वो जाता है क्लेमेंट के पास, जस्टिस के पास, और कॉप को बोलता है जस्ट टेक केयर ऑफ माई हाउस इन माई एब्सेंस करके। अब कॉप को ये मतलब जो इसे डेम काइटली रहती है, इससे बोल दिया जाता है कि तुम्हारा जो मेरा जो हस्बैंड है उसकी अफेयर चल रहा है कॉप्स की वाइफ के साथ। तो वो वहाँ जाती है चेक करने के लिए, नहीं मिलती है कुछ भी ऐसा। एंड उसका हस्बैंड जो है क्लेमेंट के पास जाता है, लोग उसको बोल के भेजते हैं कि क्लेमेंट ने आपको बुलाया, बट नहीं। और वेलबेड उस टाइम पे चाहता है कि एडवर्ड और वो जो ब्रिगेड है उसकी दोस्ती हो जाए और उन लोग को एक शादी के लिए मतलब बोल दे जाके उस बिहाफ में कि पसंद करता है करके। एंड लास्ट में ये होता है प्ले में कि जो हमारा एडवर्ड है और उसके बाद जो हमारी ब्रिगेड रहती है उनकी शादी के लिए जो हमारे प्रीस्ट रहते हैं, जस्टिस रहते हैं क्लीमेंट, वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। एंड और एक हमारा प्ले है यहाँ पे एपिसियोनी, एंड वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, मोरोस बोल के एक कैरेक्टर रहता है, इसलिए मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। मोरोस या साइलेंट वुमेन भी उसको बोलते हैं या एपिसियोनी बोलते हैं। तो मोरोस जो हैं वो एक साइलेंट पसंद करते हैं करके, उसका जो एक उसके ना वाइफ वाइफ कोई नहीं, तो उस समय एक लॉस थी कि वहाँ पे अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है आपका, तो आपके जो रिलेटिव है मेल फैमिली में उनको ये प्रॉपर्टी चली जाती है। तो वो नहीं चाहता था कि डॉफिन जो है उसका नेफ्यू उसको प्रॉपर्टी जाए। तो वो क्या करता है, वो शादी करना चाहता है। अब उसका जो दोस्त है वो खुश होता है फर्स्ट, बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि ऐसे उसको अनजाने में किसी से नहीं करना चाहिए। वो एक बार शादी के लिए मान जाता है अपनी बीवी के साथ। तो बाद में जब पता चलता, शादी हो जाने के बाद उसे पता चलता है कि भाई उसकी बीवी बहुत जोर जोर से बात करती है एंड शी इज़ वेरी लाउड, एंड मोरोस चाहता है कि वो डाइवोर्स करे, बट डाइवोर्स करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा होता है। एंड ग्राउंड नहीं मिलने के कारण ही इज़ वेरी मच परेशान कि क्या करूँ मैं, कि हाउ टू गेट रिड ऑफ हर। Now what happens? Dauphin says that I will help you, but you promise me your property, and I can help you get rid of her. So he says, okay, whatever it takes, you just get me rid of that lady. And what happens? जो एपिसियोनी रहती है वो एक मेल रहती है, वो अपना क्लोथ चेंज कर देती है करके, एंड देन वो मैरिज इसलिए कंज्यूमेट नहीं हो सकता है क्योंकि ही इज अ मैन एंड मैरिड टू अ मैन। तो दिस इज हाउ अ कॉमेडी इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो फेमस लाइंस के बारे में मैं बोल रही थी कि हमारे बेन जॉनसन ने लिखा, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये लिखा था हमारे शेक्सपियर के लिए उन्होंने, एंड उन्होंने अपने सोनेट्स में लिखा है। यहाँ पे कुछ लाइंस और एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट राइटर हमारे हैं जॉन डन। बहुत अच्छा लिखते हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं इनके वर्क्स को पढ़ने के बाद मैं खुद सोचती हूँ कि एट दैट टाइम कितने अच्छे से इन्होंने साइंटिफिक एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे उसके, कितने अच्छा से उन्होंने बहुत सारे लॉजिक्स दे दे के लिखा है। कितना डीप थिंकिंग और कितने सोच के साथ उन्होंने दो अनकॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को ना, जो हमारे जैसे कीट्स बोलते हैं कि मतलब दो अनकॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आना, कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स, सॉरी नॉट अनकॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को लेकर एक साथ में उसको दिखाना, एक ही धागे में पिरोना, वो मास्टरी इन्होंने बहुत अच्छे से की है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है द मेटाफिजिकल मास्टर, ही एक्चुअली वॉज, ही स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बट उन्होंने डिग्री ही नहीं ली। आप सोच सकते हैं कि कितने ही महान थे वो, कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ने के बाद भी ओथ ऑफ सुप्रीमेसी के कारण, कि मतलब हमारी यूनिवर्सिटी महान है, ये है, उस चीज़ों के कारण उन्होंने ली ही नहीं डिग्री ही छोड़ दी अपनी। क्या आप करेंगे ऐसा? नहीं ना। तो हमारे जो ये है इनके लिंकन्स, इनमें लॉ पढ़ाई किया था इन्होंने, और यहाँ पे है कि ही वॉज born into a Catholic family, later converted to the Church of England. Just because he was a part of the Church of England, he refused to take the oath of supremacy in his college and university, and that's the reason that he did not get his degree. He spent much of his life in financial struggle due to secret marriage. हाँ. Now the interesting part is that he served as a volunteer in naval expeditions against Spain, cultivating the persona, etc. He did, but one point and one decision changed a lot in his life. He secretly married Annie Moore, the niece of Egerton's wife. His father got him imprisoned and ensured that he was like जॉब से निकाल दिया जाए उसे। अब क्या होता है, जिस बिकॉज उसने इसकी बेटी से शादी की, उसके फादर ने मेक श्योर किया एज अ रिवेंज कि इसे मैं बर्बाद कर दूंगा। जैसे हम देखते हैं वैसा ही हुआ। तो देखिए, डन वॉज अनडन बाय लव, हाउ आयरनिक। तो 1601 में ही मैरिड सर
थॉमस एगरटन की नीस को एनी मोर में 17 ईयर्स में। द स्कैंडल किल्ड हिज प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल करियर, ही वॉज इम्प्रिजन एंड स्ट्रिप्ड ऑफ हिज पोजिशन। ही फेमसली रोट जॉन डन, एनी डन, अनडन। तो जब इनकी शादी हुई ना, ये क्या होता था, अपने रिलेटिव्स के पास मूव करते गए, बट इनके वाइफ के साथ इनका बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव था। इन्होंने मतलब ऐसे बहुत सारे पोएट्स हम देखते हैं ना कि बहुत सारी शादियां करते हैं, बट हमारे ये जो पोएट है इन्होंने शादी नहीं की, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। इंस्पाइट ऑफ एवरी हार्ड सिचुएशन ये और इनकी वाइफ साथ में ही रहे और साथ में ही मूव करते रह गए अपने रिलेटिव्स टू प्लेसेस के लेके, ये सब चीज़ के, एंड दे नेवर लेफ्ट ईच अदर। तो मेटाफिजिकल कंसीट जो यहाँ पे है, कनेक्टिंग रेडिकली डिफरेंट थिंग्स, जो मैं आपको बता रही थी कि रेडिकली अनडिफरेंट थिंग्स को ना वो कंपेयर कर रहे हैं करके, जैसे कि लवर्स को ना लेग्स ऑफ मैथमेटिकल कंपास है। मैं आगे आपको डिटेल में बताते जाऊंगी, बट अभी आप ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या करते हैं। एक पोएम है जहाँ पे ना उन्होंने बोला है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, कि बोला कि ना कंपास है जैसे कि एक फिक्स रहता है और वो अपनी वाइफ के पास आते ही रहेगा। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो जा रहा होता है एक जगह, तो वो अपनी बीवी को जब छोड़ के जाता है उसको बोलता है, मतलब इतनी अच्छी लॉजिक दे के जाता है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा जहाँ भी जाऊँ मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा करके, और हमेशा तुम्हारे पास ही आऊँगा करके। जैसे कंपास के दो लोग हैं ना, कि एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट उसके आसपास ही घूमता है और उसी के पास ही रहता है, उसके पेरीमीटर और रेडियस के आसपास ही रहेगा हमेशा। तो सिमिलरली वो ये चीज़ बोलता है और बोलता है कि वो लोग कभी अलग नहीं हो सकते करके, और बहुत सारे लॉजिक्स देता है, मतलब एक्सीलेंट लॉजिक्स के साथ वो अपनी पोइट्री के मतलब रीजनिंग करते ना, इतनी कि मैं मतलब लाइक इतने वर्क्स में फैन हो गई उनकी। Intellectual wit, a deep fusion of deep passion, rigorous intellect, thought, jarring conversational rhythm, sacred and profane, blurred the lines between sexual desire and religious devotions in his words. अनएक्सपेक्टेड मेटाफोर्स यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्ली जो है ना, आप फ्लाई, ये जो आप मक्खी देखते हैं, उसे एक वेडिंग टेम्पल के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे, आगे हम देखेंगे। वो बहुत अच्छे से फ्यूजन्स, डायरेक्टनेस, एकदम डायरेक्टनेस, मतलब एकदम अचानक से ना बोलते, जैसे फॉर हेवन सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, मतलब अचानक से उनकी पोएम ना एकदम एब्रप्ट बिगिनिंग होती है, आउट ऑफ नोवेयर, मीडिया रेस बोलते हैं, मतलब इन द मिडल ऑफ समथिंग अ ड्रामेटिक आउट, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो फ्ली जो हमारी जो फर्स्ट वर्क है ना, फ्ली को 3 स्टैंडर्स में उन्होंने डिवाइड किया है। फ्ली को बोला है कि जो फ्ली है ना उसको काट लिया, अब उसकी मिस्ट्रेस जो उसकी बिलवेड है उससे भी काट लिया है करके, अब दोनों की जो ब्लड है एक दूसरे में मिंगल हो गई है, तो दे आर नाउ मैरिड बिकॉज बोथ ऑफ देयर ब्लड्स हैव लाइक मिल गए हैं, मिंगल्ड, तो दे आर मैरिड। और बोलते हैं कि ये जो मिलन है ये एक कोई सिन नहीं है ना, लॉस है उसकी मेडन हेड का। तो वाई इज शी हेजिटेटिंग टू स्लीप विथ हिम, वो कैसे मना रहे हैं इतने अच्छे इंटेलेक्ट और इतने अच्छे रीजनिंग के साथ अपनी बिलवेड को मना रहे हैं करके। तो वो फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में बोलता है, ये जो फ्ली है ना ये एक टेम्पल की तरह बन गया हमारा, ये एक मैरिज टेम्पल की तरह बन गया है, और आर्ग्यूइंग कि मतलब उसको मारने से 3 टाइम्स सिन है, मतलब उसमें 3 जन को तुम मार रहे हो करके, मैं, मक्खी और मतलब तुम 3 मर रहे हैं, तो उसमें बिलवेड है ना थर्ड में मार देती है। फिर बोलती है कि देखो तुमको मारने के बाद देखो मुझे, मक्खी को और कुछ कोई तो फर्क नहीं पड़ा, वी आर नॉट फीलिंग एनी वे, अगर हमारा उसमें से होता तो देखो आई एम नॉट फीलिंग एनी वीक, नीदर आर यू। देयर एंड देन आ पोएट चेंजेस, वो एग्री करता है कि हाँ सिमिलरली अगर तुम मेरे साथ मतलब लाइक हेजिटेट क्यों कर रही हो फिर स्लीप करने के लिए, तब तो वो हमारा यूनियन भी कोई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करके, अगर ये वाला हार्मफुल नहीं था तो वो भी हार्मफुल नहीं होगा करके। तो द लॉजिक ही इज गिविंग कि मतलब फ्लाई है, तुम्हारा ब्लड मेरा ब्लड मिंगल हो गया, नाउ वी आर मैरिड, एंड वो फ्ली हमारा मैरिज टेम्पल है करके। एंड देन ही फ्लिप्स द लॉजिक, जब उसकी बिलवेड मार देती है उस फ्ली को, एंड देन ही सेज कि हाँ उसमें कोई हार्म नहीं हुआ तो इसमें भी कोई हार्म नहीं होगा, इट इज जस्ट एज सेम एज वो गुड मॉरो। तो आप देखिए कि कितने अच्छे से वो लिखते हैं ये चीज़ें, क्या रीजनिंग है उनकी। नेक्स्ट थे हमारे गुड मॉरो। गुड मॉरो में ना वो बोलते हैं कि वेर वी वीन बिफोर दिस, मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि ना हम लोग एक दूसरे से प्यार करने के पहले व्हाट वे वी डूइंग, क्या हम लोग अनजान थे, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी करके, हम एक ड्रीम में थे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ना वो अपने बिलवेड आइस का, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि जो गुड मॉर्निंग है ना वो उनके सोल्स की वेकिंग अप के लिए दर्शाता है करके। वो जोग्राफिकल इमेज को यूज़ करता है टू से कि जो फिजिकल वर्ल्ड जो है उसके लवर
कि मतलब उसके फिजिकल वर्ल्ड तो अपना है, ठीक है, लेकिन उसके और उसके लवर का एक अपना ही वर्ल्ड है। तो एक अपने वर्ल्ड के लिए बात करते हैं। थर्ड में वो कुछ बोलते हैं कि जैसे कि मैं, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसका चेहरा अपने आंखों में देख पाते हैं और उसके आंखों में अपना चेहरा देख पाते हैं करके। तो दिस इज व्हाट ही सेज। वो साइंस यूज करते हैं लास्ट में ये चीज बोलने के लिए, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दैट इज वन, यूनाइट होके एक हो गया है। और वो साइंस के रीजन को यूज करके बोलते हैं वॉट एवर डाइज वॉट नॉट मिक्सड इक्वली, वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। तो अगर उनका प्यार सच्चा है एंड इट वॉज लाइक यूनाइटेड एंड एक हो चुका है करके, तो वो कभी भी नहीं मरेगा, बिकॉज ट्रू थिंग्स कभी नहीं मरता है, बिकॉज इफ वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। वो इस लॉजिक को बोलते हैं, अगर लव बैलेंस है तो देयर लव कैन नॉट डाई। वो माइक्रोकोइज्म, तो मतलब जो लवर के रूम है उसको कंपेयर करते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ। नेक्स्ट कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन को वो एक ऐसे दिखाते हैं, एक लव पोएट एक स्टैंडर्ड मतलब जैसे सेट कर रहे हैं वो, कि बाकी लोगों के लिए मतलब सेंट बन जाए वो आर्ग्यू करते हैं जो इंटेंस प्राइवेट लव है वो फॉर्म ऑफ रिलीजियस मार्टिडम है एंड ही एंड हिज लवर शुड बी कैनोनाइज्ड, लाइक मेड इनटू सेंट्स ऑफ लव। फर्स्ट वो क्या करते हैं, वो ब्लंट कमांड करते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। वो एड्रेस करते हैं अपने फ्रेंड्स को, स्पीकर्स को, तो जिनको तकलीफ हो रहा होता है उनके लव मेकिंग से, वो बोलते हैं कि तुम जाओ, मतलब लाइक गो एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स, मेक मनी, गेट अ जॉब, स्टडी, फ्लैटर द किंग और नोबल मैन, और यू नो लाइक डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन योर ओन, जस्ट लेट मी लिव इन पीस। Then he says कि merchant ships डाउन कर गया, उसके लिए तुम साई करो, cold chills have delayed the spring, I what have I done कि तुम लोग मेरे को बॉदर कर रहे हो करके, you know like what have I done anything like this, have I added fevers like to the plague and increase the death toll, no I haven't done anything। Then he says tapers जो है जैसे कि वो खुद कंज्यूम हो जाते हैं अपने फायर के साथ, मतलब कैंडल है लाइट देने के लिए खुद कंज्यूमेट मतलब कंज्यूम हो जाता है। एंड वो बोलते हैं कि उसके जो वो लोग ईगल और डव के तरह जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पीस और मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जॉइंड इन वन। अब फीनिक्स जो है वो फीनिक्स की तरह राइज करते हैं, जैसे कि कैंडल को दिखा दिया टैपर्स की तरह, देन ईगल और डव के साथ कंपैरिजन करके दिखाया। थर्ड में वो कंपेयर करते हैं अपने आप को फीनिक्स की तरह, जो कि मतलब खुद के एशेस से खुद ही राइज कर जाते हैं, एक मिथिकल बर्ड है। और फिर फोर्थ स्टैंजा में वो बोलते हैं कि क्रॉनिकल है, हिस्ट्री है, स्टेटमेंट टर्म्स, इट विल बी इमोर्टलाइज्ड इन वर्ड्स, इफ वी कैन नॉट लिव इन द फिजिकल वर्ल्ड वी विल लिव इन द पोइट्री। तो पोइट्री के माध्यम से इमोर्टलाइज हो रहे हैं करके एज अ सेंट्स ऑफ लव। लास्ट में बोलते हैं कि द इमेजिन द फ्यूचर जनरेशन प्रेइंग टू हिम एंड हिज लवर, पीपल विल लुक एट देयर लव एज अ पैटर्न ऑफ परफेक्ट मॉडल, दे विल आस्क द सेंट्स टू इंटरसीड फॉर देम सो दैट दे कैन फाइंड अ लव दैट मेक्स वन होल वर्ल्ड आउट ऑफ अ सिंगल रूम। और नेक्स्ट ये हमारे और एक पोएम है, आप याद कर लीजिए उसे, द सन राइजिंग। द सन राइजिंग में ना वो इसमें और एक बहुत अच्छा लॉजिक लगाते हैं। पहले के ज़माने के लोग मानते थे कि जो अर्थ है वो सेंट्रल पार्ट है और सन रिवॉल्व करते, तो वो सन को भी इसमें ये दिखाते हैं कि जो उनका वर्ल्ड है सन उसके आसपास घूम रहा होता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसा होता है कि वो मतलब लव मेकिंग में बिजी है तो सन आके डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, ऊपर तुम कहीं और जाओ ना, कहीं और शाइन करो, क्यों मुझे डिस्टर्ब करो, जाके कोर्ट को हंट्समैन को जाके बोलो, उन लोगों को वेक करो, स्कूल बॉयज को जाके वेक करो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आई डोंट वांट टू बी वेकन अप। वो मॉक करते सन को कि मतलब मैं ना तुम्हें एक झटके में आंख बंद करूंगा और तुम्हें इक्लिप्स कर दूंगा, लेकिन मैं तुम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी बिलीवर्ड को मुझे देखते रहना है, आई डोंट वांट टू लूज अ साइट ऑफ हर फॉर दैट टाइम। वो कंपेयर करता है वेस्ट इंडिसेस को और स्पाइसेस के साथ कंपेयर करता है और बोलता है कि उसके मिस्ट्रेस को सब कुछ पता है। एंड वो बोलते हैं कि सन को मतलब रूम के आसपास में घूम रहे, जैसे कि अर्थ सेंटर में था तो वो रूम को अपना सेंटर दिखाता है एंड द सन इज मूविंग अराउंड देयर रूम। तो दैट्स हाउ पोएम एंड्स। ये वाला में भी इतने ही ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बट इतना ही याद रखने से हो जाएगा। डेथ बी नॉट प्राउड, ये एक उनके सोनेट कलेक्शन में से है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि रुकिए आप लोगों को बता रही हूँ। होली सोनेट्स में से पार्ट है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड ये उनके सोनेट नंबर 10 है। एंड
इसमें क्या होता है कि वो डिवाइन मेडिटेशन डेथ को पर्सोनिफाइड किया है, बट डेथ को ना वो स्केरी नहीं दिखाते। वो बोलते हैं डेथ क्या है, एक स्लीप की तरह है, एक मतलब अचानक से आराम से। डेथ प्लेजरेबल है बाकी एक्टिविटीज के, जैसे फेट और लक से ना वो तो हेल्पलेस है, वो तो फेट और लक, वो तो अपने हिसाब से चल भी नहीं सकता है करके। और ड्रग्स है, मैजिक स्पेल है, वो भी उतना ही मतलब इफेक्ट देती है जैसे डेथ देते हैं। वो भी ओवर कंज्यूम करने से इंसान मर जाता है या फिर मतलब स्लीप में चला जाता है करके। तो डेथ को वो बोलता है वो तो खुद ही चांस, फेट और डेस्परेट किंग्स के अंडर में वर्क करता है करके। डेथ डजंट चूज व्हेन टू स्ट्राइक, इट ओनली शोज अप व्हेन वॉर, लीगल एग्जीक्यूशन और एक्सीडेंट समन्स इट करके। One short sleep past we wake eternally, and that shall be no more death, thou shalt die. Batter my heart है, ये एक violent plea है for God to forcibly possess and remake the speaker's soul. Meditation 17 नंबर उनकी सोनेट है। नो मैन इज एन आइलैंड नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टॉल्स। ये फॉर हुम द बेल टॉल्स ना हमारे एक राइटर में एक टाइटल की तरह यूज़ किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस राइटर ने इसे अपने स्टोरी के लिए यूज़ किया था। ये वाला इसी पोएम से ली गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of a continent, a part of the main. Any man's that diminishes me because I am involved in the mankind. तो ये लाइन्स ली गई है मेडिटेशन 17 से जॉन डन की। एंड ये नो मैन इज एन आइलैंड नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टॉल्स, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट आई विल बी डूइंग राइट नाउ। और सेकेंड पार्ट में आपके लिए मैं और राइटर्स लेकर आऊँगी जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।